हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड गिर एसएसटी टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की एसएसटी की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है बच्चा आप लोगों का डेमोक्रेसी। इसके हम लोग करने वाले बेटा आप लोगों के एनसीईआरटी के सोल्यूशंस। हम लोगों ने आपको पता है बहुत अच्छे से चैप्टर को डिटेल में पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बच्चा आप लोगों के एनसीईआरटी के सोल्यूशन, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आप लोगों की बेटा बिग क्वेश्चन। आप लोगों को पता है ये आपके बुक में दिए गए हैं आप लोगों के बिग क्वेश्चन, जो कि चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज के सोल्यूशन है, एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले हम लोग करेंगे बेटा आप लोगों के बिग क्वेश्चंस। तो हम लोग करते हैं बच्चा आप लोगों की स्टार्टिंग इस वीडियो की। अगर आप लोगों ने पहले जो डिटेल वीडियोस है उनको नहीं देखा है तो पहले मैं कहूंगी आप लोगों को पहले आप लोग जाके उसको चेकआउट करो, तभी आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो जब तक आप लोगों ने बेस नहीं क्लियर कर रखा होगा तब तक थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल हो सकती है बच्चा चैप्टर को सॉल्यूशंस पे आने में डायरेक्टली। ठीक है जी, तो चलिए जरा बेटा हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, हाउ हैज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट टुडे। बेसिकली आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एवोल्यूशन जो हुआ है डेमोक्रेसी का वो कैसे हुआ है, पहले जो है किस तरीके से हुआ करती थी, बाद में किस किस तरीके से आज के टाइम की डेमोक्रेसी हमारे पास है। देखो सिंपल सी भाषा में आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोस और क्रेटिया, दैट मीन्स पीपल्स रूल, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर लोगों के द्वारा राज करा जा रहा हो, चाहे डायरेक्टली हो और चाहे इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली कैसे होगा, जहां पर जो भी 18+ लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं और कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जहां पर पॉपुलेशन कम हो। और लेकिन इनडायरेक्ट कहां पर होगा, जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली कि सब लोग एक साथ बैठकर करोड़ों की जनसंख्या डिसीजन ले सके। आपको पता है हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 100 करोड़ वोटर्स, बेसिकली एक्चुअल बताएं हम 96.8 करोड़ वोटर्स। इन दैट केस क्या पॉसिबल है सब लोग एक साथ आके बैठे और डिसीजंस लें? नो, दैट्स व्हाई वी फॉलो द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था, हम सब लोग मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, एक पर्सन को चूज करते हैं, एक कैंडिडेट को चूज करते हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे इन पार्लियामेंट और इन लेजिस्लेटिव असेंबली और इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लाइक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। अब देखो बोल रहे हैं आखिर ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे करके आए, तो बोलते हैं देखो आपको पता है एंशिएंट टाइम में आप लोगों ने पढ़ा है अपनी बुक में, वी हैव असेंबलीज, सभा, समिति, विधाता, गण, संघ, ये जो क्या था कुछ ग्रुप हुआ करते थे, कुछ असेंबलीज हुआ करती थी। इन लोगों ने एंकरेज करा डिस्कशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि तभी से लोगों के मन में क्या आया था, हाँ जी कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सब लोग एक साथ मिलकर डिसीजन ले। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे महाजनपद के बारे में, रिमेंबर 16 महाजनपद थे हमारे, है ना, उन सब में भी क्या था, बहुत से महाजनपद में यही चीज फॉलो हुआ करती थी। दे हैव देयर संघ, दे हैव देयर गण, दे हैव सभा, समिति, विधाता, असेंबलीज हुआ करती थी। कहते हैं था बौद्ध संघ। आप अब हमें चैप्टर में बुद्धिज्म के बारे में भी बताया गया था, हमसे यहाँ पर बात करी गई थी कि जो बुद्धा के जो बेसिकली जो उनको फॉलो करने वाले लोग थे, कहते हैं उन सब के लिए यहाँ पे बौद्ध संघ बने हुए थे। उन लोगों ने भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था, बिकॉज वहां पर भी डिबेट, वोटिंग, कलेक्टिवली आपस में बैठकर बातचीत करना, ये सब चीजें वहां पर भी हुआ करती थी। अब देखो ये बात हुई पहले की, यानी कि एंशिएंट टाइम्स की हमने यहाँ पर बात कर ली। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं आजादी के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद आप लोगों को बताया हमारे क्या आए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान कब आया आप लोगों को पता होगा ही होप 26 नवंबर बच्चा 1949 को बेसिकली अडॉप्ट हुआ था एंड देन 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स यानी कि लागू कर दिया गया था, इससे 2 महीने बाद। तो कहते हैं इसने भी क्या किया था, इंडिया को बनाया था। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीएम्बल में, स्टैब्लिशिंग इंडिया as what a democratic republic country, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया था हमारे इंडिया को। अब आप लोगों को पता है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लोगों का राज चल रहा है, एंड रिपब्लिक का मतलब अगर बताऊं तो वो क्या होता है, इफ यू रिमेंबर जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो इलेक्टेड हो, हेरिडेटरी ना हो, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, तो क्या वो इलेक्टेड है, बिल्कुल है, डायरेक्टली है इनडायरेक्टली है वो अलग बात है, बट वो इलेक्टेड है, दैट मीन्स क्या है हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहे हैं, कहते हैं बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ऑब्वियसली बात है देश में ये सब चीजें होनी चाहिए और इन सब की बातें अलग से कही गई थी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है बेटा,
भाईचारा। कहते हैं इन्होंने जो हमारा संविधान था, इट गारंटी फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों को पता है हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको हमसे छीना नहीं जा सकता। रूल ऑफ लॉ यानी कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, हर एक इंसान जो है बराबर है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स को जो है प्रमोट करने की बात यहाँ पर करी गई थी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें इसके अंदर बात करी गई कि आखिर डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई डेमोक्रेसी, अब जो है कहाँ पर आकर एंड हुई है। आज हमारे पास क्या है, बोलते हैं आज टुडे, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है। यानी कि आपने पढ़ा हुआ है कुछ कंट्री ऐसे हैं, फॉर सपोज चाइना, जो कहने को डेमोक्रेटिक है बिकॉज वो इलेक्शन कराती हैं, बट क्या वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक है? बिकॉज उनके इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक नहीं है, फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, अनबाइस्ड प्रैक्टिसेस है, वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, बोलते हैं यहाँ पर इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन। देखो आज के टाइम पे क्या है, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए अकाउंटेबल। अब तो खैर अच्छा एग्जाम्पल है सोनम वांगचुक जी का हमारे पास, या जो प्रोटेस्ट वगैरह होती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ जी सही बात पर प्रोटेस्ट हो रही है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तो द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, वो जवाबदेही, ट्रांसपेरेंट है, जो डिसीजन ले बताना पड़ेगा। एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन, ये वाली बात यहाँ पर करी गई है। तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखो आएंगे हम, यहाँ बोल रहे हैं आप लोगों से, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ आर दे प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं बेटा डिफरेंट जो हमारे पास फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बेसिकली टाइप्स जो हमारे हैं डेमोक्रेसी के, वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में हमने जस्ट अभी ही डिस्कस किया था। या आप लोगों को पता है डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, दे ऑल टुगेदर टेक डिसीजन। तो आप क्या करें, सब एक साथ मिल रहे हैं, सब एक साथ आ रहे हैं एंड देन डिसीजंस ले रहे हैं। ये जो फॉर्म है कहाँ पॉसिबल है, मैंने क्या कहा था, जहाँ पर भी स्मॉल पॉपुलेशन है। और इसका कहते हैं स्विट्जरलैंड, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब स्विट्जरलैंड अभी के टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाली एक कंट्री है, जहाँ पे आप देखोगे मैंने बता रखा आपको पहले लेक्चर्स के दौरान, जहाँ पे दो चीज़ें होती है बेसिकली, एक होता है इनिशिएटिव्स और एक होता है हमारा रेफरेंडम। इन दोनों चीज़ों के तहत, इन दोनों चीज़ों की वजह से स्विट्जरलैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखो सेकंड हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर देखो बच्चा क्या कहते हैं, वहाँ पे पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ, कि अपने बिहाफ पर लोगों को राज कराते हैं, वो अपने बिहाफ पर लोगों को बोलते हैं कि आप जाओ, हम लोगों ने आपको चूज करा है, आप जाओ हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिया में फॉलो होती है ये, बहुत सारी कंट्री है और मतलब सारी ही कंट्री, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, सारी ही कंट्रीज में यही फॉलो होती है, बिकॉज सब कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब देखो आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है इस रिप्रेजेंटेटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं बच्चा, एक होता है हमारा पार्लियामेंट्री, एक होता है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री कौन सा होता है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर्स होती हैं, एंड प्रेसिडेंशियल कौन सा है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास मेन पावर्स होती है। पार्लियामेंट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट है, या मैं कहूँगी वो पार्ट है लेजिस्लेचर का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेजिस्लेचर के जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, वो कहाँ से आते हैं, इसी लेजिस्लेचर में से निकल कर आते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जाकर एक बार हल्का सा उन वाली वीडियोस को चेकआउट कर लो, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं लाइन क्यों बोल रही हूँ। बट अगर फिर भी मैं आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर अगर समझा दूँ, देखो ये हुआ हमारा लेजिस्लेचर, आप लोग देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, वो वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर अप कर लेंगे और बाकी जो रहेंगे बट अभी हल्का बहुत पढ़ लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखो क्या होता है, आप लोगों को ये बात बच्चा बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है बेसिकली वो क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों सभा क्या है हमारा लेजिस्लेचर, बेसिकली हमारा पार्लियामेंट। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमपी। आप लोगों को पता है ये जो लोकसभा वाले होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हम लोगों के द्वारा, मैंने पढ़ा रखा है, एंड ये जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे एमएलएस के द्वारा, जो हमने स्टेट के एमएलए चूज करे हैं उनके द्वारा ये राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं।
अब मैंने आप लोगों को बता रखा है जो ये MP होते हैं, ये कितने हैं, मान लो हमारे 543 होते हैं लोकसभा के एंड 245 होते हैं बच्चा हमारे राज्यसभा के। इन पॉइंट्स को मतलब बहुत अच्छे से हमें याद रखना है, माइंड में रखना है अपने। मैंने कहा था कि जो ये मेंबर्स हैं इनमें से ही आपको पता है, इनमें से पहले एक पर्सन, इन दोनों में से मान लो एक पर्सन जो है पहले बनेंगे हमारे PM, प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो भी हेड होंगे उस पार्टी के, जो सिंगल पार्टी जीती है उसके लीडर जो है क्या बन जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मोदी जी बन जाएंगे, या जो पार्टी जो भी दूसरे आएंगे वो बन जाएंगे। आफ्टर दैट वो प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये दोनों मिलकर इन बाकी MPs में से, रिमेनिंग MPs में से कुछ क्या बनाएंगे, मिनिस्टर्स, कुछ को चूज करेंगे एज मिनिस्टर। और वही मिनिस्टर हमारे होंगे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही बनेंगे। और इनमें से भी कुछ जो इनके भी हेड पार्टीज, जो हेड होंगे बिल्कुल, जो मेन होंगे बेसिकली, वो मेन बन जाते हैं बच्चा हम लोगों के कैबिनेट मिनिस्टर्स। और यही सब क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जिनका मेन काम है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना सारे ही लॉज को। ये कितने होते हैं, करीब 30 से 40 होंगे बस ये, ठीक है। कैबिनेट जो होते हैं हमारे 30 भी नहीं होते, बस 30 मान लो 30 तक होते हैं बस ये। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये हमारे 70 से 80 होते हैं इन सारे MPs में से। तो बेसिकली क्या हुआ, MPs में से ही निकलकर कौन आए, एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर्स आए, ठीक है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। बस ये वाली बात जो है मुझे आप लोगों को समझानी थी। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, बिकॉज इसी के अंदर से मेंबर्स निकल कर आए हैं, इंडिया फॉलो करता है ये सिस्टम को। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है, एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेचर के लिए। यहाँ पर इसको कौन फॉलो करता है, USA फॉलो करता है। कहते हैं अब किस तरह वो इंडिया में प्रैक्टिस होता है, आप लोगों को बता दिया, इंडिया में जो है ये प्रैक्टिस होता है, इंडिया में जो है वो ये प्रैक्टिस होता है। बोलते हैं इंडिया प्रैक्टिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। समझा चुकी हूँ अभी, जहाँ पे सिटीजन्स को इलेक्ट करते हैं, जो सिटीजन्स है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। समझ में आ गया जी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो आप लोगों से पूछा है बेटा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछ लिया, एंड कहते हैं हाउ डू दे एक्सटेंड बियॉन्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये जो चीज़ है, जो डेमोक्रेसी है, क्या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर तक समा रखी है। देखो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जहां पर आपके पास कुछ अधिकार हैं, जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। सिंपल सी भाषा में अगर मैं गवर्नमेंट से अलग की बात भी करूं तो जस्ट सपोज एज अ टीचर आप लोगों के स्कूल्स में, आप लोगों की क्लास में आपको बोलने के लिए अलाउ ही ना करा जाए। आपकी मैम आए, आपकी मैम पढ़ाएं और वो चले जाएं, और वो आपसे क्लियर बोल दे कि मेरे क्लास में कोई बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अपने कोई ओपिनियन नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो क्या वो डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है वहाँ पे? नहीं हो रही, बिकॉज आप लोगों के पास बोलने का, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपना इक्वालिटी, फ्रीडम आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो वही आपसे पूछ रही कि कहाँ पर, उससे अलग भी कहाँ पर फॉलो होती है। उससे पहले हम लोगों से बात यहाँ पर करी गई है, आखिर इसके फीचर जो है वो कौन कौन से होते हैं। हम देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है विच इज कॉल्ड पॉपुलर सोवर्निटी। ठीक है, अब देखो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर में आए तो आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो, बिकॉज लेकिन आपको अगर लगेगा छोटा है, ये लाइन बहुत छोटी है, ठीक है, तो जब मैं वन शॉट कराऊंगी उसमें आप लोगों को लॉन्ग में इसके 2-3 लाइंस के जो है इसको टॉपिक्स पॉइंट जो इसके दे दूंगी, ताकि आप लोग वो भी मेंशन कर सको। बाकी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हैं मेरे, बस मुझे सर्च सॉरी हाँ, तो जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो प्रिपेयर्ड हैं, बस मुझे PDF प्रिपेयर करना है, उसका कुछ चीज़ उसमें ऐड ऑन करनी है PPT में। एंड देन हम लोग उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अच्छा, अब देखो पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब क्या होता है। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट राइट, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, उसकी बात। तो कहते हैं हमारे यहाँ पर क्या है, पीपल के पास ये अथॉरिटी है। पॉपुलर यानी कि यहाँ पे लोगों की बात यहाँ पे करी जा रही। अगर पार्लियामेंट्री सोवर्निटी लिखा होता जैसे कि UK में है, तो वहां पर क्या है कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है, मेन सोर्स ऑफ पावर कौन है, पार्लियामेंट है। बट हमारे यहाँ पे कौन है, वो लोग हैं, पीपल हैं।
सेकंड बच्चा यहाँ पर बोल रहे हैं रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स कानून की नजर में हर एक इंसान बराबर है, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वल है सबके सब, ये सेकंड है। थर्ड आप लोगों को बताया हमारी डेमोक्रेसी के अंदर वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार है जिनको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं वो गारंटी कौन करता है, वो गारंटी करता है खुद हमारा संविधान, यानी कि खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और वही इसका गारंटर भी है, वही इसको प्रोवाइड भी करता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स व्हिच इज द लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस एंड मेंटेन करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। दैट मीन्स आप लोगों को बता देखो हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। दैट बेसिकली मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, देखो तीनों ही क्या होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। इन तीनों के पास अपनी अलग अलग सेपरेट पावर्स हैं, दे ऑल आर सेपरेट, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड ये मेंटेन करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, बिकॉज यानी कि किस तरीके से, कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि सबके पास अपनी अलग अलग पावर है, एक दूसरे की पावर पे ध्यान रखते हैं, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके। समझ में आ गई ये वाली बात। लास्ट वी हैव इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आज वी नो दैट गवर्नमेंट आंसरेबल है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, ऑल दीज थिंग्स आर विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर विद इन आवर डेमोक्रेसी। गॉट इट। अब देखो आप लोगों से कह रहे हैं आखिर क्या ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बाहर भी है? हाँ जी बिल्कुल है। कहाँ कहाँ है बच्चा? फैमिलीज के अंदर। आप लोगों की राय पूछते हैं? अभी नहीं पूछते होंगे समझती हूँ, बट बड़ी बहन की, बड़े भाई की पूछते हैं, बिकॉज जब बड़े हो जाओगे तो आप लोगों से फैमिली के डिसीजंस में आपकी एडवाइस, आपकी ओपिनियन ली जाएगी, वो मैटर करेगी। अब यार थोड़े से बच्चे हो, ठीक है, बाद में आप लोग होगा वो। स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस पे, कम्युनिटीज में, हर जगह पे जरूरी ये हो जाता है। कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे कि मान लो आपका पार्टिसिपेशन है, इक्वालिटी है, डायलॉग है, कोऑपरेशन है एंड रिस्पेक्ट है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है और ये सब चीजें हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बच्चा होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका वे क्वेश्चन का, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी। अब ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, बिल्कुल लास्ट पॉइंट था दैट व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखो कौन कौन से चैलेंजेस है। पहली बात कहते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। ये बहुत मुश्किल है कि जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो कि हाईएस्ट रिस्क पर हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल है, बट ये जरूरी बहुत है। दूसरी बात कहते हैं इंक्रीजिंग सिटीजन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि आजकल देखो क्या हो रहा है कि लोगों के पास अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, उसको बढ़ाना हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है कि ऐसा होना चाहिए, लोग अवेयर होने चाहिए। और देखो सबसे मेन बात देखो क्या थी, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत जरूरी है कि हम जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो जो बहुत फैल जाती है, एकदम से स्प्रेड बहुत जल्दी होती है, वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, और टेक्नोलॉजी का सही होना, सही तरीके से उसका यूज करना, ये बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट वी हैव मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्या करे यहाँ पर, हाँ तो बेसिकली गवर्नेंस में, शासन में ये कुछ चीजें होनी चाहिए। एंड ये हमारी डेमोक्रेसी के क्या है बच्चा, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम लोगों को फेस करने हैं, या हम फेस कर रहे हैं, या हम फेस कर चुके हैं, और इन सब चीजों पे हम लोगों को काम करना है। तो बोलते हैं ये जो चैलेंजेस हैं, दीज चैलेंजेस कैन बी एड्रेस बाय रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो अगर हम लोग अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें, अगर हम लोग उसकी बात समझें, माने बेसिकली, तो ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। फॉलोइंग डेमोक्रेसी वैल्यूज, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, हम इनका ध्यान रखें, पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, और क्या करें, एंड परफॉर्म करें हमारी ड्यूटीज को एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर हम लोग ये सारे ही काम करते हैं, दैट बेसिकली मीन्स व्हाट, कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगी, हमारी जो कंट्री है उसमें हमें इतने चैलेंजेस को फेस करना नहीं पड़ेगा, इतनी जो प्रॉब्लम्स है बच्चा वो नहीं आएंगी। अब देखो बेटा हम आते हैं नेक्स्ट आप लोगों के विच इज द आपके एक्सरसाइज एंड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बेसिकली क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज वाले पार्ट पे, इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे आप लोगों से क्या कह रहे हैं, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिखा रखा है, वहाँ पे एक पैसेज आप लोगों को दे रखा है, वो पैसेज ये रहा, एंड कहते हैं आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखो क्या है, कहते हैं स्कूल कैबिनेट वाज रिस्पॉन्सिबल, स्कूल की कैबिनेट है यानी कि कुछ उसके अंदर लोग हैं, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। वो जरूरी क्यों है, क्या है उसके अंदर, कहते हैं प्लानिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि क्या हो रहा है वहां पर, भाई कैबिनेट आके जो है मिल रही है, और वहां पे हो क्या रहा है, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन की वहां पर डिस्कशन हो रहा है, कुछ प्लान हो रहे हैं। बेसिकली रिपब्लिक डे कब आ रहा है बच्चा,
कब आता है रिपब्लिक डे? 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, तभी से जो है ये स्टार्ट हो गया था हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होना। कहते हैं और जो मेंबर्स हैं दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस। भाई ऑब्वियसली बात है, हर एक मेंबर, यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन है ऑन विच एक्टिविटीज टू इंक्लूड, कि भाई आखिर क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड करना चाहिए, क्या हमें कराना चाहिए, क्या परफॉर्म करना चाहिए, सबके यहाँ पे अलग अलग ओपिनियंस हैं। और डिस्कशन के बाद उन्होंने सोचा कि भाई वोट करते हैं और वो एक्टिविटीज जो मेजोरिटी ने सिलेक्ट करी उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कैबिनेट है यहाँ पर कैबिनेट है यहाँ पर, वो सब जो है बैठकर डिसीजंस ले रहे हैं कि आखिर प्लान कर रहे हैं बेसिकली रिपब्लिक डे को कैसे क्या होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी परफॉर्मेंस, सब कुछ जो है वो लोग कर रहे हैं। एंड आफ्टर द डिस्कशन क्या हो रहा है, जो भी चीज मेजोरिटी ने, यानी कि जो ज्यादा लोगों ने जिसको फेवर करा, जिसको सपोर्ट करा, उसको जो है हामी कर दी गई। अब देखो आप लोगों से यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम लोगों से बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमारे लिए, हमसे पूछ रहे हैं विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंक्लूड करा गया है, क्या इसमें है, आपको क्या दिखा? आपको दिखा सब लोग जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर दिखा हर एक जो पर्सन है वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, सारे के सारे कोऑपरेशन कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं, एंड मेजॉरिटी का जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर अब जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो लोग उसको शायद सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, अब भी उन लोगों को क्या है, हमारी बात भी सुनी गई, बट उसको सपोर्ट करने वाले लोग कम थे, दैट्स व्हाई मेजॉरिटी की बात को हाँ कर दिया गया। बट यहाँ पर बात जो है वो सबकी सुनी गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, पार्ट बी इसके अंदर, हाउ डज वोटिंग हेल्प रिजॉल्व डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। बेसिकली कहते हैं कि जो वोटिंग है, अगर वोटिंग यहाँ पे कराई जा रही है तो वो किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे जो ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं उसको सॉल्व कर रही है। देखो ऑब्वियसली बात है, वोटिंग से क्या होता है भैया, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक इंसान को कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। बट जो मेजोरिटी का पर्सन है उसकी बात को मान लिया जाएगा। कहते हैं जो डिसीजन यहाँ पे मेजोरिटी के द्वारा लिया गया है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि जो रिजॉल्व हो जाए, जो भी यहाँ पे डिफरेंसेस आए हैं डिफरेंट लोगों के बीच में, पीसफुली हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। दैट मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि हमारे यहाँ पे वोटिंग होने की वजह से क्या हुआ है, ओपिनियन में डिफरेंसेस होने के बाद भी हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज बात हमने सबकी सुनी है, इक्वालिटी यहाँ पे हमने सबके आगे रखी है। आफ्टर दैट जो भी यहाँ पे डिसीजन मेजोरिटी ने बोला उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। सी पार्ट देखो आप लोगों से कह रहे हैं बच्चा व्हाई इज मेजोरिटी का डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई देखो ऑब्वियसली बात है, जो मेजोरिटी यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल की चॉइस यही चीज है। अगर वो बहुत सारे लोगों की चॉइस है, दैट मीन्स क्या होगा, इट हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजन डेमोक्रेटिकली। दैट मीन्स हम क्या कर पाएंगे, हम डेमोक्रेटिकली डिसीजंस ले पाएंगे, एंड हम व्यूज और जो राइट्स है यहाँ पे हर एक इंसान के, यानी कि जो माइनॉरिटी है उसका भी हम लोग ध्यान रख पाएंगे। बिकॉज देखो माइनॉरिटी के व्यूज का ध्यान हम लोगों ने कैसे रखा, माइनॉरिटी के व्यूज का हम लोगों ने ध्यान रखा सिंपल वोटिंग करा के, सबको, एवरीवन, बिकॉज वो सब कर पाए, ऑल। बट जो मेजोरिटी के द्वारा था, यानी कि जिसको मेजर लोगों ने सपोर्ट करा, यस करा, उसको हमने सिंपल सी भाषा में एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ गया जी। अब नेक्स्ट पार्ट की देखो बात करेंगे। क्वेश्चन डी पार्ट देखो यहाँ पे आएगा, मेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर अ डिसीजन इज मेड। यानी बोल रहे हैं यहाँ पर कि आखिर आपसे क्या बोला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी डेमोक्रेसी में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जिनको चूज कर लिया गया है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जब भी कोई डिसीजन ले लिया गया। अब मान लो यहाँ पर जो सबने बोला उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब जिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम सब लोगों के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को लेकर। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो उसको ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, वो उसको ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड बोल रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। थर्ड यहाँ बोल रहे हैं लोगों के लिए, यानी कि अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल रहेंगे। तो ये जो है कुछ बातें यहाँ पे आप लोगों से कही गई है। एक्चुअली मेरे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी नेक में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कुछ पेन हो गया था बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं बार बार ऐसा हो रहा है। बाकी ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ वुड डेमोक्रेसी बी अफेक्टेड इफ सिटीजन स्टॉप्ड फॉलोइंग लॉज
एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रहे हैं। आखिर डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जो लोग बाग हैं यानी कि जो सिटीजन्स हैं अगर वो लॉज को फॉलो करना या जो उनकी सिविल रिस्पॉन्स यानी कि एज अ पर्सन आप लोगों की एज अ सिटीजन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगर वो लॉज को अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबको फॉलो करना छोड़ दे तो आखिर डेमोक्रेसी पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताना है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएंगी। पहली बात बोलते हैं आपको पता है डेमोक्रेसी प्रॉपरली यहाँ पे डिपेंड होती है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पे। अगर लोगों ने स्टॉप कर दिया इन सबको फॉलो करना तो ऑब्वियस सी बात है डिसऑर्डर आएगा, प्रॉब्लम आएगी, इनजस्टिस यहाँ पे होगा बहुत से लोगों के साथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दूसरों के राइट्स का उल्लंघन होगा, दूसरों के राइट्स का बच्चा क्या होगा वो वायलेशन होगा, ये चीज़ें होंगी। फॉर सपोज वो कैसे होगा, मान लो हमारे पास ना मैं बोल रही हूँ मेरा जब मन चाहे आप एज फ्रेंड्स आप लोग सब फ्रेंड्स बैठे हो एंड आपका जब मन चाहा आपने अपने फ्रेंड के एक चांटा मार दिया एंड ही इज लाइक क्यों मारा भाई, तो आपने कहा मेरे पास अधिकार है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरा मन करा मैंने तुम्हारा चांटा मार दिया। बट दिस इज नॉट द वे इट्स सपोज टू बी, बिकॉज जब आपने उसका थप्पड़ मारा तो उसके पास कोई अधिकार था कि वो थप्पड़ नहीं खाएगा, उसके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, आपने उसका वायलेशन करा तो आपने बेसिकली क्या करा, आपने अपने अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, आपने लॉज तोड़ दिए, आपने रूल्स तोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे वायलेशन करोगे राइट्स का। और जहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉल्स हैं, है ना, कोई शॉप कुछ भी यहाँ पे चीज़ें हैं, इट में बिकम वीक हो जाएंगी। वो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि जो पब्लिक के इंस्टीट्यूशन है वो सब क्या हो जाएंगे बच्चा, वीक हो जाएंगे। एंड जो वैल्यूज़ है हमारी डेमोक्रेटिक, देखो जब भी ये वर्ड लिखा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तब भी यहाँ पे समझ जाना यहाँ बात करी जा रही है बच्चा आप लोगों की इक्वलिटी की, यहाँ बात हो रही है हमारी फ्रेटर्निटी की, यहाँ बात हो रही है जस्टिस की, यहाँ बात हो रही है हमारी लिबर्टी की। दैट मीन्स इक्वालिटी हो गया, भाईचारा हो गया, न्याय हो गया और फ्रीडम हो गई, इन सब की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं अगर मान लो सिटीजन्स ने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ही हटा दिया या ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया या अगर कोई ट्रैफिक लाइट है उसको तोड़ के निकल ली, कुछ भी यहाँ पर कर दिया, दैट मीन्स क्या होगा वहाँ पे उससे इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी एंड बाकी सारे ही लोगों को बच्चा क्या होगी बच्चा उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। अच्छा अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसलिए पिक्चर लगा नहीं रही हूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम हो रही है पिक्चर के लगाने से, कितनी ही मैं छोटी पिक्चर लगा लूँ, मैंने सिर्फ यहाँ तक लगाई थी, दोबारा काम करना पड़ेगा इस चीज़ पर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की देखो बात कर रहे हैं आप लोगों से, कहते हैं विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि पीपल आर द सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम, ये इन सब में से कौन सी बात से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो पा रही है, आपको जो यहाँ पर चॉइस रखी है और क्यों ऐसा हो पा रहा है। देखो पहली बात यहाँ पर बोल रहे हैं, मान लो अगर आप लोगों से बोला है पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट मीन्स कि यहाँ पर लोगों के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, मेन सोर्स जो है कौन है बच्चा, वो लोग है, वो पीपल है। दैट मीन्स अब ये बात जो है इनमें से किस बात से वो रिफ्लेक्ट हो पा रही है। पहली बात ये, एक लॉ को पास कर दिया गया बिना पब्लिक डिस्कशन के, लोगों से पूछा ही नहीं, तो लोगों के पास पावर कैसे, ये नहीं होगा। सेकेंड कह रहे हैं सिटीजन्स वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके ठीक है। थर्ड कह रहे हैं अ कोर्ट गिव्स अ फाइनल जजमेंट, भाई लोगों से कहाँ कुछ पूछा, लोगों की बात ही नहीं करी गई। एक मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले लिया, खुद से कर लिया, लोगों की बात ही नहीं करी गई। यहाँ पर आया है सिटीजन्स वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे लोगों के पास मेन पावर यहाँ पर बात करी गई है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, लोगों के पास अल्टीमेट सोर्स है। इसका मतलब ये होता है इलेक्शंस के थ्रू जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, द रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है जहाँ पे हम लोगों ने बोला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हर एक इंसान जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, तो ये बात कहाँ पर वायलेट हो रही है, यानी कि इसका उल्लंघन इनमें से किन बातों में हो रहा है। पहला, लॉ सब पे अप्लाई हो रहे हैं इक्वली, ठीक है जी। कोर्ट्स रिव्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक्शंस को। अच्छा, पावरफुल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड अबव द लॉ, समझे कि जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं उनको लॉ से ऊपर समझ रहे हैं, बल्कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, सब बराबर हैं। तो यहाँ पर पावरफुल इंडिविजुअल्स को अलग से समझना कुछ, वो तो गलत है। तो वही वाली बात जो यहाँ पर आप लोगों की बोल रखी है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं व्हाई इज द रूल ऑफ लॉ एसेंशियल, क्यों है आखिर, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ऐसा क्यों जरूरी है कि सबके सब बराबर हों, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, ये जरूरी ही क्यों है। कहते हैं द रूल ऑफ लॉ क्यों हमारी डेमोक्रेसी को बचा रहा है, ये इंश्योर करके कि हर एक इंसान
जो है इक्वल है कानून की नजर में। वो प्रिवेंट कर रहे हैं मिसयूज को पावर के, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर रूल ऑफ लॉ है दैट मीन्स क्या है कि सबके सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो मिसयूज ना कर सके कोई भी अपनी पावर्स को। एंड जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात करी गई है। एंड जस्टिस, न्याय और फेयरनेस, यहाँ पे सबका ट्रीटमेंट सही तरीके से करा जाए उसकी यहाँ पर बात करी गई है। दैट मीन्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आखिर ये चीज रूल ऑफ लॉ इक्वल होना यहाँ पे सबका बहुत जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। अब देखो बात करेंगे बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहते हैं, देखो कहते हैं इज वोटिंग अलोन, क्या वोट करना सिर्फ और सिर्फ, अगर क्या सिर्फ और सिर्फ वोट करना ये सही है, इनफ है टू मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक। पहले भी देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि क्या सिर्फ अगर आपकी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या इलेक्शन होना मात्र वो डेमोक्रेसी है, नहीं है। हम लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा चाइना पढ़ा हुआ है उसका, जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बट वो हर बार इलेक्शन कराते हैं ये बोलकर कि हाँ जी हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है। दैट मीन जो मेन एजेंडा होता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का वो तो फॉलो होता ही नहीं है वहां पर भी। फ्री का मतलब क्या होता है बच्चा कि जहां पर हमारे पास चॉइस हो तो चूज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। एंड फेयर का मतलब क्या हुआ कि वो चीज फेयर है, वो अनबाइज्ड है बिल्कुल, वहां पे किसी के साथ कोई माल प्रैक्टिसेस, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस, कोई बूथ कैप्चरिंग, कोई ब्राइब, कोई थ्रेटनिंग नहीं करी जा रही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया एक डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है कि रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वोटिंग होना तो भैया इनफ नहीं है। फंडामेंटल राइट्स होने बहुत जरूरी हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट होना, ये सब चीजें बच्चा क्या है बहुत ज्यादा ही जरूरी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो सिटीजन्स क्या करते हैं बच्चा, स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेसी को, कैसे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन ग्राम सभा। भैया आप लोगों को पता है, आप लोगों को देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर से हम लोग एग्जांपल दे रहे थे। चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा हुआ है, जो वुमेन फ्रेंडली थी उसके बारे में भी, है ना, जेठीपुरा वाली थी उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहते हैं ग्राम सभा में जो यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेशन करा है, जो इतना अच्छा परफॉर्म करा है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, लोकल में उसमें पार्टिसिपेट करा है, एंड पब्लिक के डिस्कशंस में, इलेक्शन के अलावा भी यहाँ पर लोगों ने ये कुछ चीजें करी हैं ताकि वो ये कह सके कि हाँ जी भैया हमारी कंट्री क्या है बेटा, वो डेमोक्रेटिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से आज के बच्चे बहुत आराम से उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर दे पाएंगे। आप लोगों से कह रहे हैं सोशल मीडिया अलाउ करता है पीपल को टू एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली। ठीक है जी, ये आपसे स्टेटमेंट कह दी है कि हाँ जी अगर सोशल मीडिया है तो आप अपनी बातों को बहुत आराम से फ्रीली कह सकते हो। कहते हैं ए पार्ट कह रहे हैं हाउ कैन दिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इस चीज से डेमोक्रेसी को एनकरेजमेंट कैसे मिल रही है। अगर आप लोग अपनी बात को बहुत आराम से कह सकते हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेमोक्रेसी को उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे आप लोग अपनी बातों को आराम से कह सको, आप पब्लिक इश्यूज पे डिस्कस करो, आप अवेयर हो, आप पार्टिसिपेट कर सको गवर्नमेंट में। यही बात तो होती है डेमोक्रेसी के अंदर में, तो ये वाली बात यहाँ भी कह रहे हैं। इसमें अलग क्या है, बी पार्ट देखो यहाँ पे कह रहे हैं हाउ कैन इट वीकन डेमोक्रेसी, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा गया तो कैसे डेमोक्रेसी को सोशल मीडिया वीक भी कर सकता है। तो ये भी हम लोग जानते हैं, फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब ये जो थ्रेटनिंग बेसिकली ये कुछ चीज़ों का यहाँ पर होना, रूमर्स यहाँ पर फैल जाना, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान के लिए नफरत यहाँ पर फैल जाना 1 मिनट में हो जाता है। मतलब एक्चुअली एक रील किसी भी इंसान की वायरल हो गई, एवरीवन स्टार्ट लविंग देम, एवरीवन स्टार्ट हेटिंग देम, मतलब सब कुछ यहाँ पे सारे ही सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को वो याद है जो कुंभ के मेले में एक बार एक गर्ल थी, बहुत प्यारी आंखें थी, कुछ बहुत सुंदर, उनको कहा गया था, ऐसा कुछ चीज़ें हुई थी, वो कुछ मिनट में, कुछ घंटों में वो स्टार बन गई थी। ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, शूट्स हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, एंड बाद में निकल कर आया कोई टैलेंट नहीं है, एक्चुअल में कुछ अच्छा नहीं है, तो बाद में उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को एकदम से यहाँ पे चीज़ हो जाती है, रूमर्स एकदम से फैल जाते हैं, एकदम से प्यार, एकदम से मोहब्बत, एकदम से नफरत जो है चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अच्छा नेक्स्ट तो आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स टू यू एज अ यंग सिटीजन। अब देखो बच्चा आप लोगों से पूछ रहे हैं एज अ यंग सिटीजन आप लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी भाषा में डेमोक्रेसी का मतलब हुआ मीन्स लिविंग इन अ सोसाइटी, जहां पर एक आप लोगों को आज के टाइम की बात क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पर वो कहाँ रह रहे हैं, सोसाइटीज में रह रहे हैं। तो बोलते हैं आज के टाइम पे सोसाइटी में रहना जहाँ पर एवरीवन, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करा जाए एंड हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर
व्यूज, और हर एक इंसान के पास ये अधिकार हो कि वो अपने व्यूज को आराम से एक्सप्रेस कर सके। कहते हैं एज अ यंग सिटीजन आप लोग क्या बिलीव करते हो? आई बिलीव डेमोक्रेसी हमें सिखाता है टू रिस्पेक्ट अदर्स। ऑब्वियसली बात है, आप सबकी बातों की, सबकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कर सको, हम लोग ये सीखते हैं। लॉज को फॉलो कर सके, ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके एंड रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सको। ये जो है कुछ चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं हमारी सोसाइटी में। और इन्फॉर्म होना देखो बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन होना और रिस्पॉन्सिबल होना, ये एक सिटीजन के लिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब ये क्या है बच्चा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज अ सिटीजन आप लोगों का अवेयर होना, आप लोगों का इन्फॉर्म होना, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल होना, ये बहुत ज्यादा ही बच्चा क्या है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा। आपको कंडक्ट करना है एक मॉडल पार्लियामेंट सेशन। देखो ये बेसिकली क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स मिलकर स्कूल में, क्लास में आपको तब करनी है चीज। आप लोग मान लो यहाँ पर एक क्लास है, आपने उस क्लास में पार्लियामेंट का सेशन लगा दिया। एक तरफ बैठे एक रो के बच्चे लोकसभा के, एक तरफ बैठे राज्यसभा की। आप लोग किसी बात पे, किसी भी चीज पर आप डिबेट कर रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो, या फिर आप मान लो आप लोग कर सकते हो ग्राम सभा का कर लो, जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ जाओ और कोई डिसीजन लो। तो बेसिकली लगता है अब वो डिसीजन दो, अब वो किस बारे में बात करनी है आपको? आप लोगों को बात करनी है अपने स्कूल की सफाई के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर जो आप लोगों की बनती है पब्लिक प्रॉपर्टी के तहत और स्कूल की सेफ्टी के बारे में। बेसिकली आपको इन सब इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है आपस में सबके सब मिलकर। आप लोग वहाँ पे क्या करोगे? मैंने वही बोला, यहाँ पर पार्लियामेंट या ग्राम सभा का मॉडल अपनी क्लास में करो। आप जो लोकल इश्यूज हैं ये सारे के सारे उनको डिस्कस करो, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं आप लोग ये देखो, एंड देन आप डिसीजन भी लो। डिस्कशन करने के बाद वोटिंग करो, आप कोई ना कोई डिसीजन लो कि हमारी क्लास ने जो है ये चीज डिसाइड करी है, इस चीज के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। अपने टीचर से बात करो उसके बारे में एंड देन उसके ब्रीफ रिपोर्ट सबमिट करो। ये जो है क्या बच्चा आप लोगों के मॉडल पार्लियामेंट सेशन या फिर आप लोगों की कुछ ग्राम सभा की जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 10 के देखो बात करेंगे। चूज एनी वन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सच एज पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी पंचायत, एंड आप लोगों को शॉर्ट नोट करना है। तो बोल रहे हैं आप लोगों को मतलब इनमें से चाहे पार्लियामेंट सिलेक्ट कर लो, चाहे ईसी सिलेक्ट कर लो, चाहे जुडिशरी और चाहे पंचायत, कुछ भी कर लो, एंड आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है उसके ऊपर, जहां पे आप पहली बात एक्सप्लेन करोगे इसका रोल, और दूसरी बात आप लोग एक्सप्लेन करोगे इसके कैसे ये इंश्योर कर रहा है अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन। या आप लोगों को चीजें करनी है। अब देखो आप मैं यहाँ पे करा है ईसीआई, काफी अच्छा होता है बिकॉज ये उसके रूल्स की बात करेंगे हम। पहली बात यहाँ बोल रहे हैं ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एज यू ऑल नो दैट, सॉरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए हमारी कंट्री में। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात पता है जो ईसीआई है वो कौन कौन से इलेक्शंस कराती है? तो एज यू ऑल नो दैट प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, एमपीज के, एमएलएज के, ये इलेक्शन जो है कौन करा रही है? हमारी ईसीआई कराती है, ये सारे के सारे। लेकिन जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो हमारे किसके कराती है? लोकल गवर्नमेंट के, यानी कि हमारी जो है पंचायत है और हमारी म्यूनिसिपैलिटी है, इनके इलेक्शन जो है कौन कराती है बच्चा? वो कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो बात करूंगी मैं ईसीआई के मेजर रोल्स की। पहला आप लोगों को पता है फ्री और फेयर इलेक्शंस का कराना, ये काम जो है मेन किसका है? हमारा ईसीआई का होता है, इम्पार्शियल तरीके से, जहां पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना हो रहा हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करा जा रहा हो। सेकेंड देखो आप लोगों से बोल रहे हैं प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो वोटर्स की लिस्ट होती है, बेसिकली समझाया था मैंने आप लोगों को, वोटर्स के लिस्ट को प्रिपेयर करना, उसको अपडेट करना, जो मर गए हैं उनका नाम हटाना, जो अब 18 के हुए हैं उनका नाम ऐड करना, ये सारे काम कौन करता है? हमारी ईसीआई करती है। तीसरी बात सुपरवाइज करना, पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को देख रेख करना, सारे स्टेजेस जो है इलेक्शन के उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, और ये देखना कि हर एक चीज जो है वो कानून के अंदर दायरे में रहकर हो रही हो। चौथी बात यहाँ बोल रहे हैं एनफोर्स करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, यानी कि यहाँ पर क्या बोलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? देखो मतलब क्या होता है, ये क्या होता है? एमसीसी का बेसिकली मतलब क्या है? जो ईसीआई हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिलीज करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में इसके बारे में कि भैया आप किसी भी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कोई गवर्नमेंट के व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ब्राइब नहीं दोगे, ये जो है क्या होता है? आप थ्रेटन नहीं करोगे वोटर्स को वोट कराने के लिए या फिर वोट ना करने के लिए। तो यहाँ पर क्या ये होता है हमारा एमसीसी, विच इज कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि यहाँ पे ईसीआई रिलीज करती है।
और जिसको सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है। तो कहते हैं ये देखना कि आखिर हर पॉलिटिकल पार्टी उसको इंश्योर कर रही है नहीं कर रही, और इलेक्शंस के रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। ये सब जो है काम किसके, आपके ECI के होते हैं। एंड देन जब इलेक्शन हो गया है तो उसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना, बताना कि हाँ जी कौन सी पार्टी है जिसको कितने वोट्स मिले हैं, कौन जीता है, बेसिकली वो भी यहाँ पे अनाउंस करना किसका काम है, आप लोगों का ECI का काम होता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है आखिर ये हमारी अकाउंटेबिलिटी को या ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर कर रही है, ये कैसे इंश्योर कर रही है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनेगी, हमको जवाब देगी, और गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स है सारे के सारे वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। इससे कैसे इंश्योर हो पा रहा है? देखो पहली बात क्या है, इंश्योर करना है UAF को। जब सारे ही सिटीजन्स वोट करेंगे, सबकी यहाँ पर सुनी जाएगी, सब अपनी बात को रख पा रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या है, पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो उसका, और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पार्टिसिपेशन, इसकी यहाँ पर बात करी गई है। सेकेंड बोलता है ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस अगर होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा भैया, इम्पार्शियल इलेक्शन प्रोसेस है। इससे क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी बिल्डअप हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है बच्चा, आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी है। तीसरी बात कहते हैं एंकरेज करना है वोटर के पार्टिसिपेशन को। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हर एक इंसान को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है कि आप आओ वोट करो। इवन उस दिन का हॉलीडे तक रखते हैं ताकि कोई भी अपने काम पर ना गया हो, सबकी जो है छुट्टी हो। तो मोटिवेट करना यहाँ पे सिटीजन्स को कि वो अपने जो उनके पास अधिकार है वोट करने का उसको एक्सरसाइज कर सकें। लास्ट यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। रेगुलर इलेक्शन अगर होंगे हमारे यहाँ पर तो क्या होगा, गवर्नमेंट हमारी क्या होगी, वो अकाउंटेबल होगी, वो आंसरेबल होगी, उसको जवाब देना होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आते हैं, कहते हैं व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। बोलते हैं आखिर संविधान का क्या रोल है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को और बढ़ावा देने में, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ देने में। संविधान क्या कर रहा है आप लोगों को बताया भैया, संविधान है हमारा वो फाउंडेशन है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी का। ये कुछ बेसिक फ्रेमवर्क हमको देते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के, और लोगों के अधिकारों के, सिटीजन्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ हम लोगों को दे रही है। पहली बात, गारंटी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि संविधान जो हम लोगों को क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट, यानी कुछ ऐसे अधिकार देते हैं जिनको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। फ्रीडम को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, ये सब हम लोगों को देते हैं एंड हमें बताते हैं हर एक सिटीजन को। सेकंड देखो बोल रहे हैं एस्टेब्लिश करते हैं रूल ऑफ लॉ। हर एक इंसान जो है बच्चा क्या है, वो इक्वल है कानून की नज़र में। कानून की नज़र में कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता, तो नो वन इज अबव द लॉ। हमें ये बात भी जो है यहाँ से समझ में आ जाती है। अच्छा देखो नेक्स्ट आप बोल रहे हैं प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं किसको, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। यानी कि संविधान में कुछ वैल्यूज बता रखा है मैंने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन वैल्यूज को यहाँ पे क्या करना, प्रमोट करना। ये काम किसका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोगों को पता है ये जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे प्रियम्बल में ही मेंशन है, ठीक है जी, जो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। इंश्योर करना सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट हो, उनकी पावर एक दूसरे से अलग हो। इसका काम क्या है, लेजिस्लेचर का आप लोगों का लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशियरी काम क्या है, उन सबको जज करना, लॉ वैलिड है नहीं, कोई अन्याय तो नहीं हुआ, कोई इनजस्टिस तो नहीं हुआ, वो यहाँ पर करना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा प्रोटेक्ट करना, यानी कि लोगों के अधिकारों को बचाना, उनके अधिकारों की यहाँ पे रक्षा करना, वो काम है इसका। और अगर कोई लीगल, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को पता है अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो हम लोग आर्टिकल 32 के जरिए हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के थ्रू हम लोग सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। नो नीड टू अपील, हमें पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर अपील कराने की जरूरत नहीं है। अपील के थ्रू ना जाके हम डायरेक्टली जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। लास्ट यहाँ पर आएगा एनकरेज सिटीजन का पार्टिसिपेशन। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे सब लोग जो है पार्टिसिपेट कर सके, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो सबके यहाँ पे, ताकि सारे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सके इस डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ये जो यहाँ पर सारे काम कौन करते हैं, हमारा संविधान बेसिकली करता है। अच्छा ये है लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। बोलते हैं आप देखो वैसे ऑल्दो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस कौन कौन से जो आप लोग फेस कर रहे हो। पहली बात बता चुकी हूँ, इक्वालिटी एंड जस्टिस यहाँ पर सबको नहीं मिल रहा है, बट वो देना। वल्नरेबल राइट्स पहले बात करिए स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चंस में, वो यहाँ पर होना कि जो हमारे हाईएस्ट रिस्क के लोग हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है।
प्रमोट करना कि सही तरीके से टेक्नोलॉजी का और मीडिया का यूज़ हो सके, उसका बेसिकली मिस यूज़ ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग आज भी डेमोक्रेसी में फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग कुछ फेस कर रहे हैं। कहते हैं ये जो चैलेंजेस है वो फेस कैसे वो एड्रेस होंगे, कैसे वो सॉल्व हो सकते हैं, बाय रिस्पेक्टिंग, पहले बात कर चुके हैं हम लोग, संविधान की रिस्पेक्ट करके, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे पार्लियामेंट वगैरह, लेजिस्लेचर, उन सबको स्ट्रेंथन करके, एंड हमारी ड्यूटीज़ को सही से फॉलो करके। ड्यूटीज़ को हम लोग माने अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। समझ में आ गया बच्चा लोग? एंड दैट वाज द होल ऑफ योर चैप्टर के आप लोगों के एनसीईआरटी के सोल्यूशन, जहां हम लोगों ने इस पूरे ही चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, नॉट जस्ट द बिग क्वेश्चन एंड ऑल्सो द एनसीईआरटी के सोल्यूशन। आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आप लोगों को मिल जाएगा बच्चा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप के, उसका लिंक आप लोगों को मेरे बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली वो मिल जाएगा, और बायो में भी चैनल के वो गिवन है। ठीक है जी, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।